नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले बात होगी कि यूक्रेन अपने ही ऊपर बम गिराने वाला है। और यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि यूक्रेन ऐसा क्यों करने वाला है कि अपने ऊपर बम गिरा लेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्यों होगा, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं कि पुतिन एटम बम गिरा दें उनके देश के ऊपर। बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध एक अलग ही दिशा में जा रहा है, उसके बारे में आज बात होगी। अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं कबाड़ क्यों दे रहा है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा हिंदू ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर, 2024 में मोदी को हराने के काम आएंगे क्या? आपके डॉक्यूमेंट्स पर कितने अनजान फोन नंबर चल रहे हैं, आज इसकी भी बात होगी। और चीन को लेकर भी एक चैप्टर होगा कि चीन में किस तरह के हालात बन रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। सितरंग तूफान के कारण 7 राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह दी गई। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी रणनीति को फाइनल रूप देने में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे के बीच ये संकेत मिले हैं कि 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने से पहले ऑब्जर्वर से फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। रूस यूक्रेन में युद्ध में आज यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया। यूक्रेन ने रूस का एक KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 3 KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया और करीब 40 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। भारतीय सेना में जल्दी ही 750 नए यूएवी यानी ड्रोन शामिल हो जाएंगे। सेना ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी कर दिया है। इन ड्रोन्स को इमरजेंसी में खरीदने की तैयारी है। पिछले हफ्ते भी सेना ने लगभग 400 यूएवी और ड्रोन्स की खरीद के लिए रिक्वेस्ट मंगवाए थे। पिछले कुछ समय से सेना निगरानी के लिए ड्रोन्स की लगातार खरीद बढ़ा रही है। दिवाली की रात वडोदरा में 2 गुटों में हुए झड़प के मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। कल रात दिवाली मनाने के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसमें पथराव और पेट्रोल बम चले। इसमें कई लोग घायल हुए। वडोदरा क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया है। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है और इसमें आज आपको बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन अपने ही ऊपर बम गिराने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध के 250 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन को रूस से बचाने का वादा और दावा अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों ने किया है। लेकिन आज यह हालत बन गई है कि यूक्रेन के पास रशियन मिसाइल से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं है उसके पास। और ऐसे में अब यूक्रेन ने नया रास्ता निकाला है। क्या है नया रास्ता? खुद पर बम गिरा दिया। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि अब यूक्रेन को समझ में आ रहा है कि ये लोग तो पीछे से धक्का देके निकल लिए। और अभी आपको आगे बताऊंगा कि अमेरिका हथियार के नाम पर क्या कबाड़ दे रहा है यूक्रेन को, तभी तो बेचारे की हालत हो गई। लेकिन अपने ऊपर बम गिराने का मसला कहां से आ रहा है? यूक्रेन अपने ऊपर बम क्यों गिराएगा? भाई रूस तो पहले ही बम गिरा रहा था। आज इसके बारे में बता। इसके बारे में रूस ने खुलासा किया। रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन अपने ही इलाकों पर बम गिराकर तबाही मचाएगा और उसका आरोप रूस पर लगाएगा। समझ रहे हैं गेम क्या चल रहा है? कि अपने ऐसे इलाकों में बम गिराओ, और किस तरह का बम गिराओ वो आगे बताऊंगा, कि रूस की बदनामी हो और जो बाकी के देश हैं उनको युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। तो ये ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी चल रही है कि अपने ही ऊपर बम गिरा लो। नहीं होता है, कभी अपना हाथ काट लो, कुछ काट लो, अपने ऊपर गोली चला लो और पुलिस जो है वो सोचेगी अरे इसने हमला किया है तो इसको पकड़ कर ले जाएगी। रूस का दावा है कि यूक्रेन इस रणनीति को अंजाम देने के लिए डर्टी बॉम्ब का प्रयोग करेगा। अब डर्टी बॉम्ब क्या है वो भी बताऊंगा।
यूनाइटेड नेशंस में रूस के एम्बेसडर वेसिली नेबेंजिया ने यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब प्लान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक लेटर लिखा है, जिसमें यूक्रेन की डर्टी बॉम्ब प्लानिंग के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई। और उस चिट्ठी में क्या है आपको बताता हूं। रशिया दावा कर रहा है कि यूक्रेन अपने ही इलाकों में डर्टी बॉम्ब गिराने की योजना बना रहा है। अगर यूक्रेन में डर्टी बॉम्ब का प्रयोग किया गया तो रूस इसे न्यूक्लियर आतंकवाद मानेगा और इसका अंजाम खतरनाक होगा, रूस कह रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया है कि डर्टी बॉम्ब ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन में 2 लोकेशन पर चल रही है। वो लोकेशन भी बता रहा है कि कहां पर यह डर्टी बॉम्ब गिराएंगे। पहली लोकेशन रूस कह रहा है कि सेंट्रल निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में ईस्टर्न मिनरल इनरिचमेंट प्लांट का होगा, और दूसरी लोकेशन रूस का दावा है कि कीव का जो इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है वहां पर ये लोग खुद ही बम गिरा लेंगे, जिसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है। रूस कह रहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब के जरिए युद्ध को और बड़ा बनाना चाहता है। अब आप कहेंगे भाई यूक्रेन तो बड़ा बनेगा युद्ध, तो उसका क्या फायदा होगा, उसको तो युद्ध खत्म करना है, उसकी हालत खराब है। देखिए, रूस को यह लग रहा है, जो वो स्पेसिफिक जानकारी, भाई ये लोग भी युद्ध होता है तो एक दूसरे पर नजर रखते हैं, ऐसा थोड़ी कि उधर से कुछ हो रहा है इनको पता ही नहीं चल रहा है। उसमें उसको लग रहा है कि डर्टी बॉम्ब गिराएगा। डर्टी बॉम्ब अभी क्या आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा उससे क्या होगा। लेकिन प्लानिंग के पीछे सोच ये है कि ऐसा माहौल बन जाए कि पश्चिमी देश खुलकर युद्ध में शामिल हो सके, क्योंकि अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, हथियार के नाम पे कबाड़ भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन खुद युद्ध में नहीं आ रहे। और यूक्रेन को समझ में आ गया कि जब तक ये आएंगे नहीं तब तक जो है हम निकल पाएंगे नहीं। तो अब कैसे आए, तो अपने ऊपर ही हमला कर लो ताकि सबको आना पड़ जाए, और इसका ठीकरा रूस के ऊपर फोड़ दो। रूस के इस दावे से यह तो साफ हो रहा है कि पश्चिमी देशों पर भरोसा करके यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया और वो आत्मघाती कदम तक उठाने के बारे में सोच रहा है। जिस डर्टी बॉम्ब का यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है उसकी धमकी आतंकवादी संगठन देते रहे, कोई देश नहीं देता है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। पहली बार कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कोई देश इस्तेमाल कर ले। डर्टी बॉम्ब को लंबे समय से आतंकवादियों का संभावित हथियार माना जाता रहा है, जिसके जरिए आतंकवादी रेडियो एक्टिव कणों को वातावरण में फैलाकर दहशत का माहौल बना सकते हैं। मतलब जान माल का नुकसान कम करो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो जिससे लगे कि शायद कुछ न्यूक्लियर अटैक जैसा हो गया है, और इतना प्रेशर बन जाए, इतनी दहशत बन जाए कि माहौल जो है वो एकदम से पलट जाए। और यूक्रेन को यही लग रहा है डर्टी बॉम्ब मारो, जान माल का नुकसान कम करो, थोड़ा बहुत करो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि जैसे न्यूक्लियर अटैक हो गया और बाकी देशों को शामिल हो जाना पड़े। डर्टी बॉम्ब कैसे काम करता है और किस तरह से इसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। डर्टी बॉम्ब को बनाने में डायनामाइट और रेडियो एक्टिव पदार्थों को मिला दिया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए मेडिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रयोग होने वाले रेडियो एक्टिव तत्व लिए जाते हैं। डर्टी बॉम्ब को बनाना बहुत आसान होता है और इसे क्रूड डिवाइस यानी कच्चा बम भी कहते हैं कई लोग। डर्टी बॉम्ब के धमाके से वातावरण में रेडिएशन फैल जाता है जो जानलेवा होता है। बम में जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा उतना ज्यादा वो घातक होगा। यानी यूक्रेन के हाथ में है कि वो कितना रेडियो एक्टिव मिलाए, कैसा डर्टी बॉम्ब बनाए कि अपने लोगों का जानमाल का नुकसान उसको ज्यादा करना है या माहौल ज्यादा बनाना है, मतलब उसके हाथ में है। डर्टी बॉम्ब के समय हवा तेज हो तो रेडिएशन ज्यादा इलाके में फैलेगा, ज्यादा मौत होगी। यानी कम मौत हो, कम नुकसान हो, यह भी यूक्रेन के हाथ में है। अपने ऊपर बम गिराना है, जिस दिन हवा कम चल रही हो उस दिन गिरा दो, ज्यादा नहीं फैलेगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। डर्टी बॉम्ब को सामान्य तौर पर साइकोलॉजिकल हथियार माना जाता है। डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल से पैनिक ज्यादा फैलता है और न्यूक्लियर अटैक जैसा महसूस होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब पूरा माहौल बना दो, तमाशा हो जाना चाहिए, पैनिक हो जाना चाहिए, अरे बाप रे बम फोड़ दिया, न्यूक्लियर बम फोड़ दिया रूस। फिर आएंगे सब मदद करने, अभी सब आ नहीं रहे। यूक्रेन अगर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने की सोच रहा है तो इसका बड़ा कारण अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश हैं, जिन्होंने यूक्रेन को खतरनाक और हाईटेक वेपन्स और डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था। लेकिन पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रूस के मिसाइल और ड्रोन अटैक से यूक्रेन तबाह हो रहा है।
और इससे बचने के लिए यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जिसका वादा किसने किया था? अमेरिका ने। लेकिन यूक्रेन को मिल क्या रहा है? सुनिए आप, क्यों भाई अपने ऊपर हमला करना चाह रहा है। फिल्मों में जैसे आप देखते हैं अपने नस काट लो, कुछ कर लो, वो क्यों करना चाह रहा है? यह अमेरिका वालों ने उसको फंसा दिया, इसलिए करना चाह रहा है। अमेरिका ने जुलाई में यूक्रेन को NASAMS, जिसको कहते हैं नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, यह देने का वादा किया था भाई को कि तुमको जुलाई में बोला हम तुमको NASAMS दे देंगे। अभी तक NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की एक भी यूनिट यूक्रेन को नहीं दी अमेरिका वालों ने। यह तो इनका डबल स्टैंडर्ड है, यह तो इनकी धोखेबाजी अमेरिका वालों ने। और NASAMS की जगह अब अमेरिका हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। अब आप कहेंगे चलो कुछ तो दे रहा है, पर सुन तो लीजिए कि यह हॉक है क्या। यह हॉक एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का सबसे पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब अमेरिका क्या बोला कि तुमको नया हथियार देंगे लड़ने के लिए। और अब जैसे आप दिवाली में झाड़ फूक के पुराना फुस्सी बम नहीं निकलता है, पिछले साल 4 साल पुराना पहले जो नहीं चला था, उसको कह रहे हैं इसको धूप में सुखा के फोड़ लेना। वो फुस्सी बम निकाल के दे रहा है, कबाड़ अपना निकाल के दे रहा है। पुराना माल जो रखा हुआ है कबाड़ में, वो अमेरिका कह रहा है कि ये सुनो, वो यूक्रेन को देना निकालो तो वो पिछला वाला कबाड़ खोलो तो वहां से जो है निकाल के दो। ये हालत है इसकी। हॉक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल 60 और 70 के दशक में वियतनाम युद्ध में अमेरिका के किया था। सोच रहे हैं 60 और 70 के दशक में, 60s 70s में जो युद्ध में इस्तेमाल किया, वो अब उठा के दे रहा है यूक्रेन को कि तुम इससे लड़ लो। और वो भी वैसा हथियार होता कि बहुत तोप होता तो समझते। उस समय भी ये हॉक कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। तो सोचिए कैसे सड़ा गला माल दे रहा है यूक्रेन को। तो भाई क्या करेगा? अपने ही ऊपर ना बम गिराएगा। वादा किया सबसे आधुनिक और हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम का, और डिलीवर होगा 60 के दशक का एयर डिफेंस सिस्टम। यह है अमेरिका की असलियत। ये भाई साहब जो हैं ऐसे अपनी पब्लिक को भी मूर्ख बना रहे हैं। अभी वो भी बताऊंगा। सिर्फ यूक्रेन को मूर्ख नहीं बना रहे हैं ये भाई साहब। उम्र हो गई है, लेकिन तजुर्बे में सिर्फ मूर्ख बनाने का तजुर्बा इनके काम आ रहा है। अमेरिका जो हॉक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है, वो सालों से उसके स्टोर रूम में पड़े हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन को कितने हॉक सिस्टम दिए जाएंगे यह भी साफ नहीं है। हॉक एयर डिफेंस सिस्टम सालों से स्टोर रूम में पड़ा है। उसके कितने पार्ट्स काम कर रहे हैं यह कहा नहीं जा सकता। मतलब यह भी नहीं पता कि उसमें से कितना चल पाएगा। बोला नहीं मैंने फुस्सी बम, मतलब उसमें पलीता में आग लगाएगा, फटेगा कि नहीं फटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पलीता नहीं चलता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी दिवाली गुजरी है तो दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। यूक्रेन को लगभग $350 मिलियन यानी 2800 करोड़ के हॉक सिस्टम अमेरिका देने वाला। मैं तो यूक्रेन होता तो कहता रखो, कौन चलाएगा तुम्हारा 60 के वक्त का 1960s और 70s का हॉक। अमेरिका खुद हॉक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता भाई, बल्कि हॉक के बाद अमेरिका ने कई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए। और सोचिए कि कितना पुराना माल दे रहा है कि 1985 में MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। उस हॉक के बाद पैट्रियट ने हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस किया था, वो भी नहीं दे रहा है, उससे भी पुराना माल दे रहा है। 1998 में NASAMS नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया। 2008 में थर्ड बनाया, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये यूएस सेना में शामिल हुआ। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने कई देशों को दिया, लेकिन उस यूक्रेन को नहीं दे रहा है जिसको कह रहा है तुम लड़ो लड़ो। उसको दे रहा है 90s के दशक का वादा कर रहा है कि NASAMS देंगे, वो भी नहीं दे रहा, 60s का हथियार दे रहा है। इतने हाईटेक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम की जगह पर स्टोर रूम में धूल खा रहे हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका झाड़ पोंछ कर यूक्रेन को लाखों डॉलर में दे रहा है। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि यूक्रेन को अमेरिका उन हथियारों की सप्लाई कर रहा है जो अब बनने भी बंद हो गए। सोचिए वो कैसे लड़ेगा। जैसे 1990 में विकसित किए गए हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट, ये यूक्रेन को दिया है, 90s में बना हुआ। ले जाओ, पुराना माल नहीं होता है। जब दिवाली, अब लक्ष्मी पूजन होना, उसके पहले जो बचा हुआ माल होता है वो आप कहते हैं कि सस्ते दाम पे दे दो, वैसा टाइप दे रहा है। 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था। अमेरिका ने लगभग 450 हिमार्स यूक्रेन को दिए थे। अब फिर से हिमार्स का प्रोडक्शन शुरू किया गया।
यूक्रेन वॉर को अमेरिका ने कमाई और अपने पुराने हथियारों को खपाने का जरिया बना लिया है। वादा कुछ और डिलीवरी कुछ और अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर पहले भी कई बार दुनिया देख चुकी है। दरअसल अमेरिका सुपर पावर सिंड्रोम से जूझ रहा है। यह वो स्थिति है जब कोई देश खुद के सुपर पावर स्टेटस को बनाए रखने के लिए हाथ पैर मारता है। अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका की हालत उस भाई साहब जैसी है जो किसी जमाने में अमीर हुआ करते थे। वो रोज शाम में पार्टी दिया करते थे, दोस्तों को बुलाकर खिलाते पिलाते थे। अब हाल यह है कि जेब में पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों को यह दिखाना कि मैं आज भी रौला है मेरा, तो क्या कर रहे हैं, बुला तो ले रहे हैं लेकिन 4 दिन पहले 10 दिन पहले बना खाना खिला रहे हैं, ताकि माहौल बना रहे कि भाई का अभी भी जलवा कायम है। जलवा खत्म हो चुका, दुनिया को दिख रहा है भाई। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद तो कर रहा है, लेकिन खुद अमेरिका की हालत क्या है? मंदी का डर और महंगाई की मार से अमेरिका में लोग परेशान हैं। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सामने कहते हैं कि अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार सुनिए कि भाई कह क्या रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा कि अमेरिका में हो क्या रहा है। I'm not concerned about the strengthening dollar. I'm concerned about the rest of the world. Does that make sense? Yes. Our economy is strong as hell. भाई कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका में आइसक्रीम खाते खाते प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और आइसक्रीम जैसे पिघल रही है ना, वैसे ही इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पिघलती जा रही है। कोई पलट के पूछ ले कि भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी सही है तो फेडरल रिजर्व रेट क्यों बढ़ा रहा है, तुम्हारी विकास दर 1% क्यों बता रहा है IMF? कोई पूछे ना भाई। अमेरिका की हालत यह है कि वहां पर महंगाई चरम पर है। कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अमेरिका का है वो पिछले साल के मुकाबले 6.6% बढ़ गया है। 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा है, और भाई आइसक्रीम चाट चाट के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। अमेरिका में 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक सितंबर में 2,63,000 जॉब मिली, जो 1969 के बाद सबसे कम है। भाई आइसक्रीम चाट के कह रहा है सब ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जनवरी से जून के बीच मंदी अमेरिका में आ सकती है। भाई आइसक्रीम चाट के कह रहा है सब ठीक है। अमेरिका की जिस इकोनॉमी को जो बाइडेन मजबूत मान रहे हैं, उसको लेकर IMF का प्रोजेक्शन है कि 2023-24 में विकास दर 1% रहेगी, 1%, और भारत की 6.1%। और भाई आइसक्रीम चाट के कह रहा है सब ठीक है। तुम दुनिया को चाट गए और कह रहे हो कि सब ठीक है। कई देशों की विकास दर तो माइनस में भी रहने का अनुमान है, तो भाई इसीलिए कह रहा होगा कि हम माइनस में नहीं है, 1% पे है, सब ठीक है। जो बाइडेन भले स्वीकार करें या न करें, लेकिन उनके फैसले बता रहे हैं कि अमेरिका की हालत बहुत खराब है। तभी ना पुराना माल उठा उठा के यूक्रेन को दे रहा है। इसको पता है कि अपना ही नया माल दे देंगे, कल को कहीं फंस गए, रूस और अग्रेसिव हो गया, अपना ही देश बचाने के काम नहीं रह पाएंगे। और कैसे इनके देश की बुरी हालत है, एक और फैसला इनका सुनिए, अभी आपको पता चलेगा। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालना पड़ रहा है इन लोगों को। अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकालने वाला है। तेल की कमी और कीमत को कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले से अमेरिका का ऑयल रिजर्व 38 साल के सबसे निचले स्तर पर आ जाएगा। मतलब वो जो ऑयल रिजर्व होता है, जो बचा के रखते हैं मुसीबत के वक्त के लिए, अब भाई उसमें हाथ डाल रहे हैं। और ये वो देश हैं जिनके पास भी कुछ तेल मिलता है, ऐसा नहीं है कि इनके पास हमारे जैसा हाल है। 1 साल पहले अमेरिका के ऑयल रिजर्व में 61 करोड़ बैरल तेल था। अब अमेरिका के ऑयल रिजर्व में 40 करोड़ बैरल तेल बचा है। 21 करोड़ बैरल तेल स्वाहा। अब भाई आइसक्रीम चाट के कह रहे हैं सब अच्छा। दरअसल अमेरिका ने तेल उत्पादक ओपेक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि भाई का रौला है नहीं। अमेरिका को लगा कि वो सुपर पावर है और देश उसकी बात मान लेंगे, लेकिन सऊदी अरब समेत कई देशों ने अमेरिका की बात को अनसुना कर दिया। जाओ हटो, तेल का उत्पादन कम कर दिया उन लोगों ने। इसके बाद अमेरिका को ऑयल रिजर्व से तेल निकालने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि वहां से निकालो और पब्लिक को कम से कम सस्ते दाम पर तेल दो, ताकि इनका इलेक्शन जो है अभी होने वाला है नवंबर में,
वो कम से कम पार हो जाए। तो ये धोखेबाज अमेरिका की हालत है। अपनी पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं, यूक्रेन को भी धोखा दे रहे हैं, और कल को यूक्रेन अपने ऊपर बम गिराकर सबको माहौल बना दे कि आओ आओ लड़ने के लिए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस तरह का दावा रूस कर रहा है। पाठशाला में अब हिंदू ऋषि सुनक का चैप्टर, जिन्हें उन लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ नया हथियार बना लिया है जो लोग 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देख रहे हैं। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन पूरा जोर तो लग रहा है कि किस तरह से पीएम मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। इसके लिए बहुत दिनों से एक एजेंडा चल रहा है कि कैसे अल्पसंख्यकों को मोदी विरोध में एकजुट किया जाए और इसके सहारे 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी की जाए। इसी वजह से अब यह बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को देखो पीएम बना दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अल्पसंख्यक से इनको प्यार नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो नए पीएम बने हैं वो तो हिंदू हैं। यहां तो लोग हिंदुइज्म, हिंदुत्व, उसको लेके कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो हिंदू पीएम से प्यार हो जाएगा, हो ही नहीं सकता था, लेकिन अभी प्यार दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजेंडा 2024 के लिए सेट करना है, और अभी सारा एजेंडा ध्वस्त कर दूंगा अगले 10 मिनट में, क्योंकि वो एजेंडा देश के खिलाफ है। वैसे तो यूके में पिछले 3 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक की बड़ी चर्चा इसलिए है क्योंकि वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो अश्वेत हैं, मतलब व्हाइट नहीं है, सांवले हैं। वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। वो 1822 यानी 1822 के बाद यूके के सबसे युवा पीएम है, मात्र 42 साल के हैं। वो यूके के पहले ऐसे पीएम बने हैं जो सबसे अमीर हैं, भाई के पास जेब में पूरा पैसा है, कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया ऋषि सुनक को बधाई दे रही है, उन्हें उम्मीद की नजर से देख रही है, क्योंकि यूके बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यूके में इसलिए ऋषि सुनक को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन भारत में कुछ लोग अलग ही एजेंडा चलाने में लगे। पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, इनका आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने लिखा कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक, अमेरिका और यूके के लोगों ने गैर बहुसंख्यक नागरिक को अपने देशों में स्वीकार किया और उन्हें सरकार के बड़े पदों पर चुना। इससे भारत और यहां उन पार्टियों को सीखना चाहिए जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती हैं। एजेंडा क्लियर है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक को वहां देखिए स्वीकार कर लिया, जैसे हमारे यहां अल्पसंख्यकों को कोहनी मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। पी चिदम्बरम तो देश के वित्त मंत्री रहे हैं भाई, उन्हें भी पता होगा कि ब्रिटेन किस तरह के आर्थिक संकट में फंसा है, फिर भी वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करके अपने ही देश को प्रवचन दे रहे हैं। जो लोग ऐसे प्रवचन दे रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए बनाया गया क्योंकि आर्थिक संकट से ब्रिटेन में पिछले 6 महीने से राजनीतिक अस्थिरता है। 6 महीने से बुरा हाल चल रहा है वहां पर। अगर अल्पसंख्यक के नाम पे ही चुनना होता तो पहले ना चुनते भाई। बोरिस जॉनसन के हटने के बाद लिज ट्रस को पीएम बनाने का प्रयोग हुआ। अगर इतना अल्पसंख्यक प्रेम होता तो पहले लिज ट्रस से पहले बनाते ऋषि सुनक को, तब चला ना था हेडलाइन। आप सुन रहे थे ना, लिज ट्रस जो है उनसे आगे चल रहे हैं ऋषि सुनक, और अचानक से लिज ट्रस बन गई और वो महिला बन गई जिससे 6 महीने नहीं चला। 6 महीना छोड़िए, 45 दिन पीएम रह पाई और प्रयोग फेल हो गया। देश को उसने कबाड़े में डाल दिया, सिर्फ इसलिए। किस लिए बनाया गया था उसको? गोरी थी, चमड़ी वहां की लोकल थी। इसी बीच लिज ट्रस की नीतियों से ब्रिटेन में आर्थिक तूफान आया। अपनी ही पार्टी में विरोध की वजह से लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी डावाडोल स्थिति में आखिरकार ऋषि सुनक को जिम्मेदारी दी गई है। तो यह ज्ञान न दीजिए कि ऋषि सुनक को अल्पसंख्यकों को स्वीकार कर लिया। बहुत स्वीकार करना किसे कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा इंडिया में।
क्योंकि सुनक को खुले दिल से पीएम बनाना होता तो तभी बना दिया होता जब वो पीएम पद की रेस में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लिज ट्रस से मुकाबला कर रहे थे, पर तब इस आदमी पर भरोसा नहीं हुआ। अब चूंकि संकट से कोई निकालने वाला दिख नहीं रहा, तो अपना भाई काम आ रहा है और अभी भी विरोध हो रहा है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि सबने बड़े दिल से स्वीकार, इनकी खुद की पार्टी में लोग खुले में रेडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि बताओ अश्वेत आदमी जो है वो हम पे राज करेगा। आईएमएफ ने बताया था कि ब्रिटेन की जीडीपी 2023 में सिर्फ 0.3% बढ़ेगी। सितंबर में महंगाई दर 10.1% होगी, जो 40 साल में 10% के बाहर चली गई पहली बार। बैंक ऑफ इंग्लैंड का अनुमान यह है कि 2022 के अंत तक महंगाई दर 13% पर पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन इस वक्त मंदी में है और अगले साल मंदी का संकट गहरा जाएगा। आर्थिक संकट की वजह से ब्रिटेन में 18% लोगों ने सितंबर में खाने की खपत की है, खाने की खपत को कम कर दिया है और 7 में से 1 नागरिक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से एक वक्त का खाना छोड़ रहा है। तो ऋषि सुनक को पीएम जो है वो इसलिए बनाया गया है भाई, अल्पसंख्यक होने की वजह से नहीं बनाया है। उनकी आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन को अपने लिए इन मुश्किल हालात से निकलने का इकलौता जरिया दिख रहा है। ऋषि सुनक उनको वो नाव दिख रहे हैं जो शायद उनको पार ले जाए, इसलिए नहीं चढ़े हैं उस नाव में कि ओ ये तो क्रूज है, इसको तो लेके जाना है। ऋषि सुनक वो व्यक्ति हैं जो कोविड संकट के दौरान 2020 से जुलाई 2022 तक यूके के वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपनी नीतियों से कोविड के दौरान घरों और बिजनेस को बचाया था। ऋषि सुनक ने कहा है कि वो पहले महंगाई कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ही टैक्स कटौती करेंगे। लिज ट्रस की तरह नहीं कि आओ सबका टैक्स कम कर देती हूं। ऋषि सुनक का प्लान है कि वो छोटी कंपनियों और छोटे कारोबार को बढ़ावा देंगे और इससे इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। तो जो आदमी वित्त मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहते हुए जिसने परफॉर्म किया, उसके ऊपर भी लिज ट्रस को इन लोगों ने चुना। अगर अल्पसंख्यक से प्यार होता तो तभी ना देते। सबसे प्राइम कंसर्न क्या है कि इकोनॉमी डूब रही है, तो जो इकोनॉमी संभाल रहा था उसको देते, नहीं दिया। तब सब फैल गया रायता, तब कह रहे हैं बेटा तुम समेट लो जरा। मैं जो आपके वो बातें बता रहा हूं, इतना तो क्लियर है कि ऋषि सुनक को पीएम बनाने का मामला बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का है ही नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं भारत पर कि कैसे ये 2024 के लिए ऋषि सुनक के एजेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में कुछ लोगों ने अलग चश्मा लगाया हुआ है और वो इस चश्मे से देखकर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एजेंडा चलाना ही मकसद है। क्योंकि आप शशि थरूर का ट्वीट देख लीजिए। शशि थरूर ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने को लेकर कहा कि अगर ऐसा होता तो हम सबको यह मानना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने ऐसा काम किया जो दुनिया में बहुत दुर्लभ है। सबसे पावरफुल ऑफिस में अल्पसंख्यक को बैठाना बड़ी बात है। ऐसे में जब हम भारतीय ऋषि सुनक के भारतीय मूल के होने की वजह से जश्न मना रहे हैं, तो ईमानदारी से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यहां ऐसा हो सकता है भारत में? ईमानदारी बॉस, आपके ट्वीट में ईमानदारी कहां है? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शायद शशि थरूर को मेमोरी लॉस हो गया। थोड़ा इधर ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो पिछला निकल कर आएगा। क्योंकि जिस पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार में वो एक वक्त पर मंत्री थे, उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है मनमोहन सिंह, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और जिस पार्टी को शशि थरूर के सांसद है, वो पार्टी हमेशा ये कहती रही कि उन्होंने एक सिख अल्पसंख्यक को पीएम बनाया। इसलिए देश को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रह चुके हैं आपकी ही सरकार के वक्त। यहां हामिद अंसारी 10 साल उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यह तो हाल के कुछ दशकों की बात है। मैं आपको कुछ और नाम बताता हूं, इनमें से कई लोगों के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक राष्ट्रपति रहे। तो जिस ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का एजेंडा देख ले रहे हैं आप लोग, जो है नहीं कहीं, वो भारत बहुत पहले कर चुका भाई। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक राष्ट्रपति रहे भारत के। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। चीफ जस्टिस की बात कर लीजिए,
अल्पसंख्यक जो रहे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1968 से 1970 तक देश के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग 1977 से 78 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस अजीज मुशब्बर अहमदी 94 से 97 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस सैम फिरोज भरूचा 2001 से 2002 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुन लीजिए भाई अल्पसंख्यकों के नाम। एमएस गिल 96 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। जेम्स लिंगडो 2001 से 2004, एसवाई कुरैशी 2010 से 2012, नसीम जैदी 2015 से 2017, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, आ चुकी थी। दिखता नहीं क्या? ऐसा सोच रहे होंगे आप। सब दिखता है इन लोगों को, देखना आपको है, क्योंकि यही शशि थरूर जो आज अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही थरूर हैं जो कुछ साल पहले तक दुनिया भर में घूम घूम कर भारत की विविधता की कहानी सुनाते थे। दावा करते थे कि एक कैथोलिक महिला ने सिख को प्राइम मिनिस्टर बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। जो मैं कह रहा था ठोकेंगे तो मेमोरी लॉस से कुछ निकल कर आएगा, नहीं आ रहा तो सुनिए क्या बोलते थे शशि थरूर। million a year. But the fact is that the last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. Million a year. But the fact is that the last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. ये वो थरूर हैं जो कुछ साल पहले तक बताते थे, सोनिया गांधी को बता रहे हैं कि इटालियन महिला, रोमन कैथोलिक, उन्होंने एक सिख को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए रास्ता बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। और आज लिख रहे हैं क्या ये भारत में संभव है? कैसे टाइप करते होंगे ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। उंगली भी तो कांपती होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऋषि सुनक जैसे नेताओं को बाहर के देश स्वीकार कर लेते हैं और इस पर भारत में बधाई दी जाती है, लेकिन जब सोनिया गांधी की बात आती है तो यहां लोग विरोध करते रहे। कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने ट्वीट किया कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं और बराक ओबामा के पिता कीनिया के थे और इन लोगों को स्वीकार किया गया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के नेता सुनक को बधाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि सोनिया गांधी को जब पीएम बनाने की बात हो रही थी तो ये लोग विरोध कर रहे थे। बॉस, पहली बात तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें कई ऐसे नाम थे महाराष्ट्र के नेताओं के जिनके साथ आपकी पार्टी अभी सरकार चला रही थी, समझे? लेकिन फिर भी मैं एक पार्टी पर सीमित रहता हूं जिसका ट्वीट में जिक्र था। ये लोग ये नहीं बताते कि सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई। सोनिया गांधी श्वेत हैं इसलिए उनका भारत में विरोध नहीं हो रहा था, और ऋषि सुनक का भी वहां विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी में ही हो रहा है, यह भी बता दिया। यहां तो दूसरी पार्टी कर रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर मसला यहां पर यह था कि ये इटली में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी हैं और फिर राजीव गांधी से शादी करके भारत आई। जबकि ऋषि सुनक का मामला अलग है। ऋषि सुनक के दादा भारत से कीनिया गए थे, सुनक के पिता कीनिया से इंग्लैंड गए, लेकिन ऋषि सुनक इंग्लैंड में ही पैदा हुए, वहीं पढ़े। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था, तो पैदा होने के साथ ही वो ब्रिटिश हैं, बाहर से ब्रिटेन में नहीं आए हैं, पैदाइशी ब्रिटिश हैं वो। ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। इसी तरह से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी मामला है। कमला हैरिस की मां भारत से अमेरिका गई थी, लेकिन कमला हैरिस अमेरिका में ही पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। कमला हैरिस का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। कमला हैरिस का ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज वॉशिंगटन से हुआ।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लॉ की पढ़ाई की। इसी तरह से जो लोग बराक ओबामा का नाम ले रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि बराक ओबामा के पिता कीनिया के थे, मां अमेरिकन थी, लेकिन बराक ओबामा अमेरिका के हवाई में पैदा हुए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। लेकिन सोनिया गांधी ना भारत में पैदा हुई, ना भारत में पली बढ़ी, ना भारत में पढ़ाई की। वो शादी के बाद भारत आई थी, इसलिए कुछ लोगों का विरोध था। वो विरोध गलत सही उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन करना है तो कम से कम बेसिक चीजें तो देख लीजिए। इसी बीच महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं ने भी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए मौका निकाला और यह कह दिया कि यह गर्व की बात है कि यूके में पहली बार भारतीय मूल का पीएम बनने जा रहा है। भारत में सब जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यूके ने अल्पसंख्यक को पीएम के तौर पर स्वीकार कर लिया, जबकि हम अब भी सीए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी और भेदभाव वाले कानूनों से जकड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती, इनको तो पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इतने साल हो गए, क्यों वहां पर अब तक कोई हिंदू सीएम नहीं बन पाया? मैडम, हिंदू तो वहां अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की बहुत चिंता है, तो कभी हिंदू को भी सीएम बनाती ना, वहां तो नहीं बनाया। क्यों कश्मीर में नए वोटर जोड़े जाते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इन्हें डर है कि इससे हिंदू सीएम बनने की संभावना बढ़ जाएगी, और ये लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। एक बात और है, कश्मीर के अंदर 1990 के दौर में जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, वो सब इन जैसे नेताओं को नहीं दिखता। नहीं दिखता महबूबा मुफ्ती जी, आपका भी मेमोरी लॉस है। और ये वो महिलाएं जिनके पिताजी खुद इस देश के गृह मंत्री रह चुके, और वो लोग बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए इस देश में क्या हुआ नहीं हुआ। 1990 में जो कश्मीर का दौर था, 1300 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू जो हैं उनकी टारगेट किलिंग हुई। टारगेट किलिंग 1300 से ज्यादा। तब कहां थी महबूबा मुफ्ती? 3 लाख का पलायन हुआ कश्मीरी हिंदुओं का। तब कहां थी महबूबा मुफ्ती? 3 लाख लोग का जब पलायन हो रहा था। और 1991 से 1996 के बीच 32,000 कश्मीरी हिंदुओं के घर जलाए गए थे। तब अल्पसंख्यकों के लिए प्रेम कहां चला गया था आप लोगों का? लेकिन आज 2024 के लिए एजेंडा तय करना है तो सबको अल्पसंख्यक दिख रहा है। जो लोग कहते हैं कि ऋषि सुनक के पीएम बनाने वाले ब्रिटेन से भारत को सीखना चाहिए, ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सबसे बड़ा पद दे दिया, उन लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों को ऋषि सुनक से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें ऋषि सुनक गाय की पूजा करते दिखते हैं। भाई, अभी तो ये सब देख के इन लोगों का बुखार छूट जाएगा कि किसके लिए बात कर रहे हैं। ऋषि सुनक गाय की पूजा कर रहे हैं। इस साल अगस्त में जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में थे, तो उनकी गौ पूजा का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जन्माष्टमी पर ऋषि सुनक ने लंदन में अपनी पत्नी अक्षरा के साथ गाय की पूजा की थी। ऋषि सुनक के बारे में कहा जाता है कि गौ माता पर उनकी बहुत आस्था है, तो गाय पूजते हैं। इसीलिए भाई लोग जो हैं अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक से जोड़ रहे हैं। ऋषि सुनक अक्सर मंदिर भी जाते हैं। ऋषि सुनक का बचपन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में बीता है, जहां पर हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को बनाने वालों में ऋषि सुनक के परिवार के लोग भी हैं। ऋषि सुनक का बचपन इसी मंदिर के आसपास गुजरा है। बचपन में वो अपने माता पिता, दादा दादी के साथ मंदिर आते हैं, और आज भी जब मौका मिलता है तो ऋषि सुनक मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। इसी तरह से वो दिवाली पर दिया जलाते भी दिखे। वैसे अब हिंदुओं के त्योहारों की इतनी प्रसिद्धि और हिंदू समुदाय का इतना दबदबा हो गया है कि लंदन में पीएम आवास से लेकर अमेरिका में व्हाइट हाउस तक हर जगह दिवाली मनाई जाती है। लेकिन ऋषि सुनक के लिए नया नहीं, वो मंत्री पद पर रहते हुए भी ऑफिस के बाहर दीपक जलाते हुए दिवाली पर दिखते रहे। ऋषि सुनक जब 2017 में सांसद बने तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। यह तस्वीर दिख रही है। इसी तरह से जब वो 2020 में वित्त मंत्री बने तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। यानी ऋषि सुनक अपनी आस्था और धर्म को लेकर खुलकर सबको बताते और दिखाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं
मंदिर जाते हैं तो किसी से नहीं छुपाते। ये 2014 के बाद बदला, वरना तारीफ में तो बहुत सारे देश के नेता जाते थे, मंदिर जाते हुए तस्वीरें नहीं आती। वैसे ही ऋषि सुनक गो पूजा करते हैं तो शर्माते नहीं है, छुप के नहीं करते हैं। मंदिर जाते हैं तो शर्माते नहीं है, गाय की पूजा करते हैं तो छाती ठोक के करते हैं, अपना हिंदुइज्म इधर लगा के चलते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई हिचक नहीं है, बल्कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं। तो हमारे यहां कुछ लोग ये भी सीखें कि हिंदू होने पे भी गर्व किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि वो ब्रिटेन के लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू हैं तो भारत फर्स्ट कर देंगे, या इंडियन ओरिजिन के हैं तो इंडिया को प्राथमिकता देंगे। जिस देश के हैं ना, उस देश को आगे रखेंगे, वहां के एजेंडे को आगे रखेंगे। तो यहां भी लोगों को सीखना चाहिए कि अपने देश में कुछ अच्छा देखिए। ये नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखा रहा हूं, वो भी मंदिर जाते हैं, किसी से नहीं छुपाते। ऋषि सुनक भी जाते हैं, किसी से नहीं छुपाते। 2020 में ऋषि सुनक से जब गीता पर हाथ रखकर वित्त मंत्री पद की शपथ ली, तो एक ब्रिटिश अखबार ने उनसे इंटरव्यू में इस पर सवाल पूछ लिया था। इस पर उन्होंने साफ कहा था कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है, मेरी पत्नी भारतीय है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। ये वही शब्द हैं, वही भाव है इन शब्दों में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, मेरी योजनाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन मेरी पहचान हिंदू की है, यह मैं नहीं छुपा सकता। वो भी वही करते हैं जो ऋषि सुनक वहां कहते हैं कि वो करते हैं। अब सोचिए, वो लोग जो ऋषि सुनक पर भारत को उपदेश दे रहे हैं, वो क्या इस तरह से कह सकते हैं? कह सकते हैं कि हिंदू होने पे गर्व है? उन्हें तो पीएम मोदी के मंदिर जाने से भी दिक्कत होती है। यहां तो दिवाली पर पटाखे बैन हो जाते हैं। और ये लोग ऋषि सुनक की बात करके अल्पसंख्यकों पर इसलिए भारत को उपदेश दे रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है ऋषि सुनक से। इन्हें मोदी विरोध का अपना वो एजेंडा चलाना है जो पिछले 7-8 साल से चल रहा है। इन्हें ना ऋषि सुनक से मतलब है, ना भारत के अल्पसंख्यकों से मतलब है। यह भी आपको बता देता हूं। सच यह है कि पीएम मोदी ने 2014 से 2019 के बीच अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और अगर आंकड़े देखिएगा तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो योजनाएं चली, उसमें अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला तो 31% अल्पसंख्यकों को मिला। किसान सम्मान निधि मिली तो 33% अल्पसंख्यकों को मिली। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बटा तो 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। मुद्रा योजना में लोन मिला तो 36% अल्पसंख्यकों को मिला। और आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या? अपने देश में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना है। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन तुष्टीकरण की यह नीति पीएम मोदी ने खत्म की तो कुछ लोगों के लिए वो मुस्लिम विरोधी हो गए। जबकि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, बल्कि उनकी आर्थिक योजनाओं का लाभ सबको बराबर पहुंचा। यह फैक्ट है। आप जमीन पर जाकर बात कीजिए लोगों से। अगर मुसलमानों को घर ना मिला हो तो जो बोलिए सो। इनफैक्ट पसमानदा मुसलमानों को मिला है, जो सबसे गरीब है। अगर मुसलमानों के अकाउंट ना खुले हो तो जो बोलिए सो। अगर मुसलमानों को शौचालय ना मिला हो तो जो बोलिए सो। इस देश में क्या है, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान बना दिया गया, क्योंकि उसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा था अल्पसंख्यकों में। वो परिधि टूट गई। अब अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक है, उसमें सिख भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, और भी दूसरे, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। ऋषि सुनक के बहाने जो लोग पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे यूके को अपने आर्थिक संकट में ऋषि सुनक की जरूरत पड़ी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड और यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से पकड़े रखा। अभी आपको बताया था ना, हाल में आईएमएफ ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्रोजेक्टेड है भारत की 2023 में। महंगाई दर 7.4% है, सितंबर में अभी भी डबल डिजिट में नहीं गई। जीएसटी कलेक्शन
1.5 लाख करोड़ के आसपास लगातार रह रहा है। 1,47,686 करोड़ था सितंबर में, 26% का जंप था। और अभी दिवाली में जिस तरह से धुआं धुआं करके लोगों ने शॉपिंग की है, हो सकता है जीएसटी कलेक्शन और बढ़ ही जाए। और वहां ब्रिटेन में लोगों को एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ रहा है। ये लोग ये भी भूल रहे हैं कि 2014 से पहले भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ गया। कोविड मैनेजमेंट से लेकर यूक्रेन युद्ध के बीच इकोनॉमी संभालने में दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने तारीफ की। इसलिए नाम ऋषि सुनक का ले रहे हैं, लेकिन भारत में कैसे अल्पसंख्यकों को 2024 के लिए इकट्ठा किया जाए, बस इतना ही एजेंडा है। क्योंकि एक एक चीज आपको समझा दी, इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ है ही नहीं। ऋषि सुनक का परिवार क्या है वो सुन लीजिए। पंजाबी खत्री परिवार से वो आते हैं, जो भारत की आजादी से बहुत पहले अफ्रीका चला गया था। ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक गुजरावाला के थे, जो विभाजन से पहले पंजाब में था। ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लेकिन बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में चली गई। ऋषि सुनक के नाना भी गुजरावाला के थे और उनका परिवार बंटवारे के बाद गुजरावाला से पंजाब के लुधियाना आ गए। 1935 में ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक नौकरी के लिए कीनिया के नैरोबी गए, जहां उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली। रामदास सुनक यानी ऋषि सुनक के दादा के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक 1949 में नैरोबी में पैदा हुए, लेकिन 1966 में यशवीर सुनक मेडिकल की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लिवरपूल चले गए। ऋषि सुनक की मां उसी वक्त फार्माकोलॉजी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक के पिता और उनकी माता एक दूसरे को मिले, शादी हो गई। 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। उनके पिता इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस में जनरल प्रैक्टिशनर थे, यानी डॉक्टर थे, और उनकी माता साउथहैम्पटन में सुनक फार्मेसी के नाम से केमिस्ट की शॉप चलाती थी। ऋषि सुनक ने एक बार खुद बताया था कि वो कस्टमर्स को दवाएं डिलीवर करने जाते थे। अब उनको ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का इलाज करने का जिम्मा दिया गया है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अक्षता और ऋषि की मुलाकात तब हुई जब दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। 2009 में दोनों ने बेंगलुरु में शादी की। दोनों की 2 बेटियां हैं। अक्षता फैशन डिजाइनर हैं, वो आज भी भारतीय नागरिक है और नॉन डोमिसाइल्ड यूके रेजिडेंट हैं। अक्षता के पास इन्फोसिस के 0.93% शेयर हैं, जिनसे 2022 में सिर्फ डिविडेंड के तौर पर उन्होंने 126 करोड़ रुपए की कमाई। इन शेयर की कुल कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की यूके में कुल संपत्ति 730 मिलियन पाउंड यानी करीब 6,912 करोड़ रुपए है, और इतनी संपत्ति ब्रिटेन के शाही परिवार के पास भी नहीं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ऋषि सुनक की ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक कई प्रॉपर्टी हैं। ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक के पास करीब 4 बड़े घर हैं। 7 मिलियन पाउंड यानी 66 करोड़ के एक घर में ऋषि सुनक ने 4 लाख पाउंड यानी 3.5 करोड़ रुपए का मॉडर्न स्विमिंग पूल बनवाया था, जिसमें $20,000 यानी सालाना 16 लाख रुपए सिर्फ स्विमिंग पूल की हीटिंग के लिए खर्च होते। तो ये तो भाई का रौला है। ब्रिटेन जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वैसा ही संकट चीन के सामने है। ब्रिटेन के साथ अच्छी बात यह है कि वहां पर जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे हटा दिया गया, लेकिन चीन में तो यह हो नहीं सकता कि किसी को हटा दें। चीन अपनी बर्बादी की कीमत पर शी जिनपिंग को तीसरी बार ढो रहा है, और इसी कमजोरी को छुपाने के लिए जिनपिंग आक्रामक हो रहे हैं। आज पाठशाला में कमजोर चीन के ताकतवर नेता शी जिनपिंग का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको कमजोर होते चीन में जिनपिंग की ताकत का एक वीडियो दिखा देता हूं। यह वीडियो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक का वीडियो है। यह वही बैठक है जिसमें जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया। वीडियो में जिनपिंग के साथ बैठे नेता चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ हैं, जो 2003 से 2013 तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बैठक के बीच में हू जिनताओ को बैठक से बाहर उठाकर कर दिया गया, और यह सब कुछ शी जिनपिंग के सामने हुआ। वो बैठे हुए हैं, भाई देखिए वहीं पर बैठे हैं, उनके बगल में चल रहा, हाथ पकड़ के उठा के ले जाना, चलो बाहर।
हू जिनताओ को जबरन बैठक से बाहर किया जा रहा है। दोनों अधिकारी हू जिनताओ को जब बाहर ले जा रहे थे तब उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग के पास रुककर उनसे कुछ कहा। राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सिर हिलाते हुए कुछ कहा। इस वीडियो में दिख रहा है कि हू जिनताओ एक समय बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हू जिनताओ को बैठक से क्यों हटाया गया, इस पर चीन की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। लेकिन चीन की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि यह जिनपिंग की बढ़ती ताकत का एक छोटा सा नमूना है। यह सब शी जिनपिंग के इशारे पर हुआ। आमतौर पर चीन में ऐसी घटनाओं के वीडियो नहीं आते, लेकिन इस वीडियो को जानबूझकर जारी किया गया। मतलब साफ है कि जिनपिंग संदेश दे चुके हैं कि वही चीन के सर्वे सर्वा हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, जब पूर्व राष्ट्रपति को उठवा के बाहर फेंकवा दिया तो पब्लिक क्या है? इस वीडियो से आपने जिनपिंग की ताकत का अंदाजा लगाया होगा। अब आपको बताता हूं कि चीन में जिनपिंग कैसे और ज्यादा ताकतवर होते चले गए हैं और कैसे अब चीन जो है वो और युद्ध की तरफ बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा यह भी बताऊंगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज चलता है। इसके संस्थापक थे माओ। माओ के निधन के बाद कोई भी नेता लगातार तीसरी बार सत्ता तक नहीं पहुंचा। लेकिन जिनपिंग अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के नियम बदल चुके। जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का प्रमुख और चीन का राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्टी का 40 साल पुराना नियम बदला गया। चीन में 1982 में राष्ट्रपति के लिए 10 साल के कार्यकाल का नियम बना था, लेकिन लगातार तीसरी बार शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुन लिया गया। इस पद पर रहने वाला शख्स ही चीन का राष्ट्रपति और चीन की सेना का कमांडर होता है। जिनपिंग की तीसरी पारी से साफ है कि वो भी माओ की तरह आजीवन सत्ता में रहने का सपना देख रहे हैं। इस वक्त चीन के सभी शीर्ष पदों पर जिनपिंग का कब्जा है। एक राष्ट्रपति तो है ही वो, फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता है, वो भी शी जिनपिंग है, और चेयरमैन केंद्रीय सैन्य कमीशन का वो भी शी जिनपिंग है। मतलब सेना का अधिकार भी उन्हीं के पास है, पूरा पावर। शी जिनपिंग ने खुद को मजबूत बनाने के लिए उन लोगों को किनारे कर दिया जो उसका विरोध कर सकते हैं या जो जिनपिंग के वफादार नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में 7 सदस्यों की पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी होती है। शी जिनपिंग इसी कमेटी के प्रमुख हैं और इस कमेटी में 7 लोग होते हैं। सभी शी जिनपिंग के वफादार हैं। इस कमेटी में कई नेताओं के नाम हटवा दिए गए। प्रधानमंत्री ली क्विंग, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष ली झानशू, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वांग यांग, इनको भी हटा दिया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री हान जेंग शामिल। ये सभी नेता पोलित ब्यूरो के सदस्य थे, लेकिन अब इनकी जगह जिनपिंग के वफादारों ने ले ली। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि जिस चीन को कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है वो पार्टी तो बहुत बड़ी होगी। इतनी बड़ी पार्टी में जिनपिंग का विरोध करने वाला कोई नहीं था। दरअसल जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए पार्टी के कितने नेताओं को अपने पाले में सेट किया, इसके लिए आपको समझना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना कैसे जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी में 9 करोड़ से ज्यादा पार्टी मेंबर हैं। 9 करोड़, और ये सब मिलकर पार्टी के 2300 नेताओं को चुनते हैं, जिसे नेशनल पार्टी कांग्रेस डेलीगेट्स कहा जाता है। फिर ये 2300 नेता मिलकर पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 380 नेताओं को चुनते हैं। फिर उसके ऊपर पोलित ब्यूरो के 24 सदस्य होते हैं, जिसे राज्य के नेता मंत्री होते हैं। पोलित ब्यूरो में से ही पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 7 सदस्य चुने जाते हैं। फिर इन्हीं 7 सदस्यों ने तीसरी बार शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया। शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत का असर उनके फैसलों में दिख रहा है। जिनपिंग ने भारत के साथ सीमा विवाद पर भी अपना इरादा जता दिया। जिनपिंग ने चीन भारत सीमा पर तैनात सेना के 3 जनरल को प्रमोट किया है। चीन भारत सीमा पर अहम फैसले लेने में इन तीनों जनरल की अहम भूमिका रही। इसमें जनरल हे वेइडोंग, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड में ग्राउंड फोर्स के प्रमुख हैं, उन्हें डबल प्रमोशन दे दिया। जनरल हे वेडॉग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का नया वाइस चेयरमैन इनको बना दिया गया और जिनपिंग इस कमीशन के प्रमुख हैं। इसके अलावा जनरल झांग यूक्सिया सीएमसी में वाइस चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे, जबकि उनके पास सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में काम करने का कोई अनुभव भी नहीं। यानी जो शख्स भारत के साथ बॉर्डर विवाद पर मोर्चे पर तैनात रहे, उन्हें प्रमोशन देकर जिनपिंग ने यह जता दिया कि बॉर्डर पर अभी शांति नहीं रहने वाली। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में गलवान झड़प का वीडियो चलाया गया। जिनपिंग खुद को भले ही ताकतवर बना लें,
लेकिन यह सच है कि उनके कार्यकाल में चीन सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यह खबर भी चीन के बाजारों में कोई रौनक नहीं ला सकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी के साथ ही चीन के कारोबारियों को 9 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विदेशी निवेशक चीन के बाजार से हाथ खींच रहे हैं। बीजिंग की कंपनियों की हालत बताने वाला हांगकांग का स्टॉक मार्केट 6% गिर गया। यह सुनकर कि वे भाई तीसरी बार आ गए। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर 20% गिर गए। चीन में अरबपतियों की संख्या भी कम हो गई। दुनिया के 500 सबसे ज्यादा अमीर लोगों में चीन के 79 बिजनेसमैन थे, जो अब घटकर 76 रह गए। तो यह चीन की हालत हो गई है शी जिनपिंग के राज। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है और मैं आपको बता रहा हूं, यह भाई जो है इधर उधर कहीं जबरदस्ती सिर फुड़ौल करेगा, किसी ना किसी से लड़ता रहेगा, ताकि पब्लिक जो है इसमें फंसी रहे कि यही हमारे देश को बचा रहा है। अर्थव्यवस्था भाड़ में चली जाएगी। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 में मुलाकात हो। नमस्कार।